हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और हम अभी तक आपको जो पढ़ाए हैं वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो स्वायत्त राज्य हैं, जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, अवध, राजपूताना राज्य और बंगाल, है ना, रूहेला सरदार यानी अफगान शासक, इस सब के बारे में हमने आपसे चर्चा किया, जो किसी भी एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। और इसमें कतई संदेह नहीं है ना, किसी भी प्रकार का कतई संदेह नहीं है कि आपके चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या फिर झारखंड पीसीएस की बात हो, या दरोगा हो, या बिहार टीचर हो, किसी भी एग्जाम में यह एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो आपको मददगार साबित होगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास नोट्स है मेरा और इसमें हम यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत जो आई, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों आई, सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आधुनिक टर्की है उस समय में पूर्वी ऑटोमन साम्राज्य की हिस्सा था। पूर्वी ऑटोमन साम्राज्य पूर्वी ऑटोमन साम्राज्य पे जब अरबों का आक्रमण हुआ और अरब वर्ल्ड ने उसको अपने अधीन कर लिया, है ना, जो जिसका नाम था कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया को जब अरब लोगों ने अपने अधीन कर लिया, यानी कि क्रूसेड की लड़ाई में के बाद, तो फिर जो ट्रेड हुआ करता था यूरोप और एशिया के बीच में, वो एक मार्ग हुआ करता था। और उस पर जब अरब वासियों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया तो फिर व्यापार के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन गया। आपको मालूम है यूरोप में मसाले, विशेषकर भारतीय मसाले का काफ़ी बोलबाला हुआ करता था। काली मरीच, जिसको काली मिर्च बोलते हैं, जिसको मरीच बोलते हैं आप, वो मरीच का भी काफ़ी डिमांड हुआ करता था। इन सभी ज़रूरतों ने अंग्रेज़ों को यानी यूरोप वासियों को अपने एक नए मार्ग ढूंढने की ज़रूरत को महसूस कराया और उसने केप ऑफ गुड होप यानी जो अफ्रीका में है वहाँ से होते हुए भारत पहुँचा। तो इसके संदर्भ में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम क्या है, जो आपको एग्जाम में पूछता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम क्या है? क्रम सबसे पहले कौन आया है? पुर्तगीज आया है। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगीज आया है। पुर्तगीज आया। पुर्तगीज के बाद कौन आए हैं? डच आए हैं। डच आए हैं। डच के बाद कौन आया है? अंग्रेज आए हैं। अंग्रेज आए हैं। और अंग्रेज के बाद कौन आए हैं? डेनिश आए हैं। डेनिश आए हैं। और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए हैं। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए हैं। सबसे लास्ट में दोस्तों फ्रांसीसी आए हैं। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछता है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, है ना, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम क्या है। जो क्रम देगा उसमें पुर्तगीज पहले हैं, इसके बाद डच है, फिर इसके बाद अंग्रेज हैं, इसके बाद डेनिश है, फिर फ्रांसीसी है। इसको आप बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा।
सॉरी। तो दोस्तों हम लोग बारी बारी से चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसमें पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो पुर्तगीज का होगा। किसका होगा? पुर्तगीज का होगा। देखते हैं पुर्तगालियों ने भारत में अपना पदार्पण कब किया, और इसके साथ साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने भारत में क्या क्या किया है ना, भारत में क्या क्या किया है। देखिए उत्तर मासा अंतरिप जो अफ्रीका का कॉर्नर है, जो आप देखेंगे अगर आप, तो ये अफ्रीका का, अफ्रीकी महादेश का है ना, ये मैप आपको नजर आएगा। तो ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, और ये जो इलाका है इसको उत्तर मासा द्वीप कहते हैं, उत्तर मासा अंतरिप कहते हैं, जिसको केप ऑफ गुड होप का नाम से जाना जाता है। यहाँ से चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, किसकी सहायता से? अब्दुल मनीद नामक, किसकी सहायता से? अब्दुल। या पहले हम चर्चा कर रहे हैं पुर्तगाली के बारे में, पुर्तगीज के बारे में। आया है किसके माध्यम से? अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद जो एक गुजराती पथ प्रदर्शक है, के पथ प्रदर्शक के सहयोग से, है ना, गुजराती पथ प्रदर्शक के सहयोग से वो आए हैं, है ना। और कब आए हैं? 17 मई 1498 को। कब आए हैं? 17 मई 1498 को। दोस्तों इसको याद रखिएगा, 17 मई 1498 को आए हैं। क्लियर है? इसके बाद कहाँ आए हैं? कालीकट बंदरगाह पर आए हैं। कहाँ आए हैं? कालीकट बंदरगाह पर आए हैं। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरल में है, केरल में है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन आया है, कौन आया है? तो उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया है। मेरे मित्रों, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा था। किसके मदद से आया? अब्दुल मनीद के मदद से आया। अब्दुल मनीद कौन है? गुजराती पथ प्रदर्शक है, गुजरात का है वो। कब आया? 17 मई 1498 को आया। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरल में है ना। ये सब आपके एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, अरब व्यापारियों के वैमनस्यपूर्ण व्यवहार से, है ना, वहाँ का जो राजा है, वहाँ का राजा जमोरिन नाम है उसका। क्या नाम है? जमोरिन नाम है। जमोरिन ने उसकी सहायता की। किस? वहाँ का राजा जमोरिन ने सहायता की। जमोरिन ने सहायता की। दरअसल वहाँ का जो राजा है जमोरिन, वो अरब के जो अन्य नाविक थे उससे बहुत परेशान थे। उनको एक नया व्यक्ति मिला। अपनी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इसने इसको मदद किया। किसको? वास्को डी गामा को। किसने मदद किया? केरल जहाँ पे कालीकट है वहाँ का राजा जमोरिन था। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। जमोरिन की मदद से वो वहाँ पर एक तरह से स्टेबल होने में काफी मददगार साबित हुआ, यानी कि वास्को डी गामा का मददगार बना जमोरिन जो वहाँ का राजा था। इसके बाद 1500 ईस्वी में, इसके बाद फिर दोस्तों हम देखते हैं 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में
कौन आया है, इसको आप गौर से ध्यान कीजिए। पहले ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। 1500 ईस्वी में जो आया है उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में, है ना, अल्वारेज कैब्रल, अल्वारेज कैब्रल, अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में ये दूसरा अभियान था, दूसरा अभियान था पुर्तगालियों का। क्लियर है। इसके बाद जो हम ये बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या हुआ है, अब कब किसकी फैक्ट्री कब बनी है ना। देखिए, पुर्तगालियों ने 1503 में, है ना, कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में। फिर 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री, 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1505 में ही, है ना, प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, है ना। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा कब बना है? 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय बना है। ये क्या था? 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय बना, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। यहां से क्वेश्चन आपका अक्सर बनाता है। इसने क्या क्या किया? इसने सरकारी निर्देश के अनुसार, यानी कि जो पुर्तगाल की सरकार थी उसके निर्देश के अनुसार इसने क्या किया? दुर्ग बनाए, और जिसकी सुरक्षा के लिए, है ना, फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए थे। इसके बाद हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास चालू कर दिया। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसने क्या किया कि इसका मूल उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण व्यापार करना, है ना। मूल उद्देश्य क्या था? उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यापार करना। शांतिपूर्ण व्यापार करना इसका उद्देश्य था, है ना, जिसके लिए उसने जो पॉलिसी अपनाई, है ना, इसकी नीति थी, जिसकी पॉलिसी थी, पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी को शांतिपूर्ण शांत जल की संधि कहा जाता है। कहा जाता है क्या? शांत जल की नीति। शांत जल की नीति पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ये अल्मीड़ा है, अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये सब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। और 1509 में संयुक्त मुस्लिम नौसेना गुजरात, मिस्र और तुर्की की जो ज्वाइंट जो मतलब नेवी था उसको इसने
हरा दिया और ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। क्या हुआ? ईसाई जगत की, है ना, यानी कि कौन कौन सा हराया है इसको मैं बताता हूं। गुजरात प्लस मिस्र, गुजरात प्लस मिस्र प्लस तुर्की की संयुक्त नौसेना को हराया, संयुक्त नौसेना को हराया और नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की, है ना। और क्या हुआ? नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। देखो दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय बना। इसका मूल उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यापार करना था। इस शांतिपूर्ण व्यापार के लिए जो उसने पॉलिसी यानी नीति बनाई उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम था दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी। इस ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंदी में शांत जल की नीति कहते हैं। गुजरात, मिस्र और तुर्की तीनों की संयुक्त से नौसेना को इसने हराया और ईसाई जगत में नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की। पुर्तगालियों की नौसैनिक श्रेष्ठता काफी स्ट्रांग हुआ करती थी मित्रों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब हम अगला जो वायसराय है पुर्तगाली, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका टाइम टेन्योर है 1509 से 1515, 1509 से 1515, 1509 से 1515 तक ये रहा है। अब इसने क्या क्या किया? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, आप लोग बारी बारी से चीजों को नोट करते जाइएगा, इसमें कहीं कोई शक आपको नजर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों, ठीक है। हम थोड़ा सा इसका थीम चेंज कर देते हैं, देखते हैं थीम कैसा। जो थीम आपके लिए अच्छा होगा मैं उसी थीम का इस्तेमाल करूंगा, है ना। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहा। इसके बाद इसने मुख्यालय बनाया अपना। मुख्यालय कहां बनाया? कोचीन में। कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया, है ना। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता है। गोवा को जीता, गोवा जीता है किससे? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से। कब जीता है दोस्तों? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। इसके साथ ही पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। मतलब साफ है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर कोई था तो अल्बुकर्क था। आपके किसी भी एग्जाम में अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद 1515 में उसने मलक्का पर नियंत्रण किया। 1515 में मलक्का पर नियंत्रण। मलक्का स्ट्रेट है, जल संधि है ना। और इसको साउथ ईस्ट एशिया का मंडी कहा जाता था, है ना। मलक्का को साउथ ईस्ट एशिया का मंडी कहा जाता था।
यहां लिख देते हैं मलक्का। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की मंडी। पूछता है कि आधुनिक दौर में साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का मंडी किसे कहा जाता है? वो मलक्का स्ट्रेट को कहा जाता है। इस सब को आप लोग बिल्कुल गौर से ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ 1915 में ही 1515 में ही इसने एक काम और किया है जो काफ़ी इसके लिए जरूरी और महत्वपूर्ण रहा। वो फारस की खाड़ी स्थित है ना, होर्मुज है ना, कहाँ है? फारस की खाड़ी में है ना, होर्मुज पर नियंत्रण, होर्मुज पर भी इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली अदन की खाड़ी पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। क्या दोस्तों, क्या तुमको समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। नहीं, चूंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए साइलेंट मोड में रहो। जो भी प्रॉब्लम होगा, चूंकि दोनों काम हो रहा है साथ में, जहां प्रॉब्लम होगा पूछना हमसे, हम बता देंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मलक्का स्ट्रेट तुम देखोगे इंडोनेशिया मलेशिया का जो इलाका है वहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है। ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में हम तुमको पूरी अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने के लिए इसने स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने को प्रोत्साहित किया। इसने क्या किया? पुर्तगाली नागरिकों को भारतीय स्त्री से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, है ना। भारतीय स्त्री से शादी करने के लिए पुर्तगाली नागरिक को प्रोत्साहन किया। उद्देश्य क्या था? भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना, है ना। भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना। एक काम और इसने किया है दोस्तों, वो क्या है? भारतीयों को सेना में भर्ती किया इसने। पहली बार कोई यूरोपीय कंपनी है, संस्था है, जो भारतीयों को सेना में भर्ती किया, भारतीयों को सेना में भर्ती किया, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का यही काम रहा। इसके बाद हम चलते हैं नीनो डी कुन्हा। अगला जो गवर्नर है नीनो डी कुन्हा, इसका टाइम टेन्योर है 1529 से 38। जो महत्वपूर्ण है उसको मैं लिख रहा हूं, 1529 से 38 के बीच, ठीक है। 1529 से 38 के बीच इसने क्या किया? इसने अपनी राजधानी गोवा को बनाई, है ना। इसने राजधानी गोवा को बनाई। किसको बनाई? गोवा को बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि जहां इनकी पकड़ थी वहां अपनी राजधानी को ये बनाना चाहते थे। इसके बाद इसने किस पर अधिकार किया? सेंथोम अधिकार किया, या यूं कहें स्थापित किया। कहां कहां अधिकार स्थापित किया? वो सेंथोम में, यानी मद्रास में जगह था। इसके बाद हुगली आप जानते हैं दोस्तों, बंगाल में है। हुगली के बाद इसने
दीव है काठियावाड़ में, काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है दीव। ठीक है, अपनी बस्ती यहां स्थापित किया। इसके साथ साथ है ना सॉल्ट सेट और बेसिन ये मुंबई में है। पर अधिकार किया। सॉल्ट सेट बेसिन है ना और मुंबई पर अधिकार किया। अधिकार कर लिया। ये सारी इसके समय में घटना हुई है। इसके बाद इन्होंने एक और काम किया है दोस्तों, बंगाल के शासक महमूद शाह से चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। बंगाल के शासक महमूद शाह से चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। करने की अनुमति प्राप्त की। समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। क्या दिया? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया इसने नाम दिया किसको? समुद्री साम्राज्य को। समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया है। एक बहुत ही समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। एस्तादो द इंडिया नाम दिया। और इसने एक और काम किया है, हम आपको आगे चलते हैं स्लाइड में। इसने एक और काम किया है। इसने क्या किया कि कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबे कार्टेज आर्मेडा पद्धति लिख देते हैं। कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति है ना, काफिला पद्धति लागू किया। इसके माध्यम से भारतीय और अरब के जो नाविक थे उनको विदाउट परमिट, कार्टेज का मतलब होता है परमिट लेना, विदाउट परमिट इंडियन ओशियन रीजन में एंट्री पर रोक लगा दिया। यानी भारतीय इलाके में जो इंडियन ओशियन है उस पर रोक लगा दिया। इसके माध्यम से वो खूब पैसा भी कमाया है। इसके साथ ही दोस्तों है ना, काफिला पद्धति के अंतर्गत छोटे मोटे है ना, काफिला पद्धति, इस कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के अंतर्गत छोटे छोटे स्थानीय व्यापारी के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान वो संरक्षण भी दिया करता था है ना, और बदले में चुंगी वसूलता था। कहता था ठीक है तुम्हारी, क्या है ना कि अरब वाले जो नाविक लोग थे उनका हेजेमनी था इस इलाके में। भारतीयों की एक उस समय विशेषता रही कि भारतीय लोग समुद्र को नर्क मानते थे। इसका फायदा वो लोग उठाए हैं, बढ़िया से उठाए हैं। और छोटे छोटे भारतीय व्यापारी जो थे उनके नावों को कहते थे कि आप ले जाइए, हम आपको सुरक्षा देंगे, बदले में आप हमको चुंगी दीजिए। चुंगी मतलब टैक्स दीजिए, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं इसलिए। ठीक है।
इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था को स्थापित किया। अब मित्रों आगे चलते हैं। अकबर को भी इसमें परमिट लेना पड़ा था। इससे अकबर को भी परमिट लेना पड़ा। ये आप समझ सकते हैं कि पुर्तगाली नेविगेशन सिस्टम में, यानी कि जो नाव नेवी का जो शिप है, या फिर यूँ कहें कि नाविक के क्षेत्र में इन्होंने इतना अपने आप को मजबूत किया कि अकबर को भी अपने जहाज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने में या फिर कोई काम पड़ता था उसके लिए परमिट लेके तब उसको अपना मूवमेंट करना पड़ता था। इसके साथ साथ 1632 में शाहजहां ने हुगली को छीन लिया, है ना। 1632 में शाहजहां ने हुगली को छीन लिया। किससे छीना? पुर्तगालियों से छीना। किसके द्वारा? कासिम खां के द्वारा। कासिम खां के द्वारा छीन लिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया, है ना। औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया। ये सब काम हो रहा है किसके? नीनोदी कुन्हा के समय में। पूर्वी तट के कोरोमंडल और मुसलीपट्टनम व पुलिकट शहरों से कपड़े वस्त्र एकत्रित करते थे और मलक्का और मनीला आदि पूर्वी देशों के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। यहाँ पे याद रखने की जरूरत है क्या कि कोरोमंडल तट के जो बंदरगाह थे उसका नाम था मसूलीपट्टनम, ठीक है, और पुलिकट शहर से कपड़े क्या करते थे? वो एकत्र करते थे। कपड़े मतलब वस्त्र एकत्र करते थे। आपको मालूम है कि यूरोप में सूती वस्त्रों का काफी डिमांड था, आज से नहीं सब दिन से है। मैं बताऊंगा अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है किस प्रकार से हमारे लघु कुटीर उद्योग को बर्बाद किया गया, इसके लिए, है ना। इसके बाद व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया। नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया। नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया है। ये सब जो बंदरगाह है आपको क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों ने किन किन जगहों से कपड़े कलेक्ट किए, तो मछलीपट्टनम से और पुलिकट से। व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया। किसका? व्यापार। उसके बाद देखिए चटगांव के बंदरगाह को वे महान बंदरगाह बताते थे, है ना। महान बंदरगाह की संज्ञा, महान बंदरगाह की संज्ञा किसको दिया है इन्होंने? चटगांव बंदरगाह को। महान बंदरगाह की संज्ञा चटगांव बंदरगाह को दिया है इसने, और इसका कारण है कि ये चटगांव बंगाल में पड़ता था। मैं पिछला वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बंगाल जो है वो काफ़ी उपजाऊ भूमि था और उसका समुद्र से जुड़ाव था,
व्यापारिक मार्ग से जुड़ा होने के कारण वो समृद्धि के क्षेत्र में था, राजनीतिक उथापटल भी ज़्यादा थी, पॉपुलेशन भी ज़्यादा था, ज्योग्राफिकल इलाका ही ऐसी थी कि बंगाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए जितने भी यूरोपियन आए वो सब ज़्यादातर यही काम किए हैं। अब देखिए, पुर्तगालियों ने भारत और पूर्वी देशों के साथ वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया, बल्कि पुर्तगालियों ने भारत या पूर्वी देशों के साथ भारत या पूर्वी देशों के साथ, है ना, वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। वस्तु विनिमय मतलब होता है सामान का अदला बदली, है ना। सामान लिया, उसके बदले पैसे की नहीं, सामान का अदला बदली नहीं किया उसने क्या किया, वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। तो क्या किया है उसने, बल्कि क्या क्या सहारा लिया है, सोना चांदी तथा अनेक बहुमूल्य वस्तु का प्रयोग किया। सोना चांदी तथा अनेक बहुमूल्य वस्तुओं का सहारा लिया। अनेक बहुमूल्य वस्तुओं का सहारा उसने लिया है व्यापार करने के लिए। अब देखिए, मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च निर्यात, है ना, सर्वाधिक काली मिर्च निर्यात कहाँ से किया है, मालाबार, सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात मालाबार और कोंकण तट से, मालाबार और कोंकण तट से, मालाबार और कोंकण तट से। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मालाबार तट से क्या क्या निर्यात किया है, मालाबार तट से क्या क्या निर्यात किया, मालाबार बंदरगाह था, मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, अदरक, दालचीनी, हल्दी, नील, ETC का निर्यात करता था। बंगाल से जटामंसी, जटामंसी ये पंसारी की दुकान पर मिलेगा आपको, है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया से लाख या जिसको लाह बोलते हैं, लाह की लहठी जो बनती है ना, लौंग, कस्तूरी आदि क्रय करते थे। उनका व्यापारिक व्यवस्था में यही योगदान रहा। अब दोस्तों एक चीज और समझ में आता है, इन्होंने परिणाम क्या हुआ, पुर्तगाली जो भारत में आए हैं, तो पुर्तगाल के भारत में आने का परिणाम, पुर्तगाली के भारत आने का परिणाम क्या हुआ, इसको देखो। यही से क्वेश्चन बराबर पूछता है कि भारत में तंबाकू की खेती, है ना, तंबाकू की खेती प्रारंभ
तंबाकू की खेती प्रारंभ किया इसने। इसके बाद जहाज निर्माण शुरू हुआ कहाँ? गुजरात और कालीकट में। कालीकट में, है ना। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना आपको मालूम है पुर्तगालियों की देन और क्या क्या है? अनानास, पपीता। देखिए कमाल है, अब जो इतिहास में है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बादाम, काजू, बादाम, काजू, है ना। इसके बाद मूंगफली, शकरकंद, मूंगफली, है ना। इसके बाद लीची, संतरा, ये सब पुर्तगालियों का देन है। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधियों पर यूरोपीय लेखन द्वारा, है ना, जो पहला ग्रंथ है वो 1533 में प्रकाशित किया गया। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना में 1533 में, है ना, पहला प्रकाशन किया गया। और वो भी क्या है? भारतीय जड़ी बूटी इत्यादि पर यह किया गया था। इसके बाद पुर्तगाली गवर्नर, फायदा और क्या क्या हुआ है इसमें? पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के समय जेसुइट संत, है ना, फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। फ्रांसिस्को जेवियर, है ना, जो ईसाई संत थे, भारत आए, है ना। इस किसके समय में आए हैं? ये अल्फांसो डिसूजा के समय आए हैं। अल्फांसो डिसूजा पुर्तगाली गवर्नर थे। अल्फांसो डिसूजा, इनका कार्यकाल है 1542 से 45। इनके समय में जो ईसाई संत है फ्रांसिस्को जेवियर, वो भारत आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसके बाद ईसाई धर्म का मुगल दरबार में प्रवेश, ईसाई धर्म का मुगल दरबार में प्रवेश, मुगल दरबार में प्रवेश कब हुआ है? फादर एकाबीबा और मंतसेत के नेतृत्व में, है ना। फादर एकाबीबा और एकाबीबा और मंसरेत के नेतृत्व में मंसरेत के नेतृत्व में इसके साथ साथ गॉथिक स्थापत्य कला का आगमन, गॉथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। गॉथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ, यानी गॉथिक स्थापत्य कला किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है।
ये दरअसल महलों को बनाने का स्थापत्य कला के संदर्भ में ये पॉइंट आता है। जापान के साथ व्यापार का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। जापान के साथ व्यापार का श्रेय दिया जाता है। तांबा और चांदी प्राप्त होती थी जापान से, है ना। गोवा 1540 में, बर्डे 1573 में और सालसेट में मंदिरों को नष्ट किया। और एक चीज और इसका महत्वपूर्ण है जो नोट के लिए ध्यान रखना है, धर्मद्रोह को दंडित करने के लिए गोवा में धर्म न्यायालय की स्थापना। गोवा में धर्म न्यायालय की स्थापना, धर्म न्यायालय मतलब ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1560 में। 1560 में। दोस्तों, मोटा मोटी जो ईसाई, जो आपको पुर्तगाली से संबंधित क्वेश्चन जितने भी हैं, इसके आगे आपका नहीं आएगा। फिर हम अगला जो वीडियो है डच, अंग्रेज, इसके साथ साथ आपको डेनिश और फ्रांसीसी, इस सब के बारे में छोटा छोटा वीडियो हम आपको देते रहेंगे। अब तक के लिए हम इतना ही। आशा करता हूं आप सब हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ इसका मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।